मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड सन के नक्षत्र में बैठा है, जो सन के 3 नक्षत्र हैं उनमें से किसी एक में बैठा है, तो फिर उसका करियर क्या डायरेक्शन लेगा? मान लीजिए 10th लॉर्ड जुपिटर है, हाँ, सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, उसके वो बड़ा ही एक जुपिटर जब होगा 10th लॉर्ड होगा तो बड़ा ही एक मतलब पॉजिटिव उसका होगा, पॉजिटिव थॉट्स का होगा। वो एक तरह से उसकी जो टेंडेंसी होगी किसी को भी समझाने की उसमें होगी, जैसे मैंने बताया वेरी गुड एडवाइज़र। लेकिन अगर वो सूर्य के नक्षत्र में आ गया तो थोड़ी सा ईगोइस्टिक हो जाता है वो, कि मैं बता रहा हूँ मेरी बात नहीं समझ पा रहा ये आदमी। दशा, अंतरदशा, महादशा, इन्हें किस प्रकार डिकोड किया जाए कि मेरे उस राजयोग की सही दशा आ गई है जो मुझे करियर में वो राइट ग्रोथ देगी? 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, राजयोग बना रहा है, यहाँ से कैरियर बहुत अच्छा चमकेगा। 10th लॉर्ड का रिलेशन 11th लॉर्ड के साथ है, कैरियर में बूम आना शुरू होगा। 10th लॉर्ड 2nd लॉर्ड के साथ बैठ के अगेन धन योग बना रहा है, कैरियर में बूम आएगा। बात फिर वही आती है, दशमांश को ना भूलें। मार्स वीनस को वैसे तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली युति माना जाता है, लेकिन अपने आप में दोनों बहुत कुछ आपको देने के काबिल होते हैं। अगर यही मार्स वीनस 10th हाउस में किसी का है, मंगल और शुक्र की युति ही योगी भी बनाती है और भोगी भी बनाती है। यही योगी भी बना रही है। यहाँ पर शुक्र आपका द प्लैनेट ऑफ लस्ट, मंगल द प्लैनेट ऑफ डायरेक्शन, शुक्र को यहाँ पर एफ्लिक्ट कर रहा है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, ज्योतिष को अप्रोच करने के बहुत से कारण हैं, उनमें से एक कारण है आपका करियर, आपका प्रोफेशन भी। बहुत से लोग ज्योतिष की गाइडेंस से अपना करियर डिसाइड करते हैं। आज मैंने बात की है कि आप कैसे अपना सही करियर, वो सही पाथ जो आपके लिए बना है, जो आपकी कुंडली में लिखा है, जो आप करने आए हैं, वो आप अपने चार्ट से डिकोड कर सकते हैं। मैंने 10th हाउस के बियॉन्ड बात की है, डिविजनल चार्ट्स का क्या रोल है, D10 का क्या रोल है, कौन से प्लैनेट्स, कौन से नक्षत्र, कौन सी राशियों का सबसे बड़ा रोल है आपके करियर को डिकोड करने के लिए। तो कुछ ज्योतिष के बहुत अच्छे रूल्स आज हमने डिस्कस किए हैं। सो आई एम श्योर अगर आपको अपने करियर को लेकर क्लैरिटी चाहिए, नो मैटर आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो, अगर आपको एक चेंज करना है, ट्रांजिशन करना है, सो दिस इज़ द पॉडकास्ट फॉर यू। आपको एक कंप्लीट मास्टर क्लास मिलेगी, बहुत से रूल्स मिलेंगे, क्योंकि एक ट्रू टीचर ज्योतिष के मेरे साथ जुड़े हैं। लेट्स वेलकम अनिल कुमार सिंह जी ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you very much. Always, as I used to always pray to my God, you can say that गुरुदेव श्री के.एन. राव जी। सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि ज्योतिष को अप्रोच करने के हमेशा से बहुत सारे रीजंस रहे हैं, उनमें से हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, कब मेरी लाइफ में वो दशाएं आएंगी जहाँ मेरा भाग्य चमकेगा, मेरे कर्म के थ्रू, मेरे करियर के थ्रू, मेरे प्रोफेशन के थ्रू। सो आई वांट टू मेक श्योर कि जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, लाइफ के किसी भी पड़ाव पे देख रहा है, उसे अपने चार्ट से जो आज हम पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे ये समझ आए कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या उन्हें अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और डिविजनल चार्ट्स की बात करेंगे, दशाओं की बात करेंगे, प्लैनेट्स, हाउसेस, क्या क्या इन्वॉल्व है, आज मैं सब आपके थ्रू जानना चाहूँगी। तो आप मुझे बताइए स्टेप बाय स्टेप कहाँ से हम शुरुआत करें, डिकोड कहाँ से किया जाए करियर को। देखिए, जब हम करियर की बात करते हैं तो सीधा हम उंगली रखते हैं कुंडली के दशम भाव पर, 10th हाउस पर, 10th लॉर्ड पर, और 10th लॉर्ड किस नक्षत्र में है। उसके बाद हम इसके साथ ही साथ दशमांश कुंडली या D10 में फिर उसकी पोजीशन देखते हैं। वो हमें क्लू देता है द नेचर ऑफ द करियर। बृहद जातक में वराहमिहिर जी ने कर्मजीवी अध्याय में सिर्फ 4 श्लोक दिए हैं। उन्होंने इसमें लिखा है 10th लॉर्ड को नवांश में देखें, वो जिस राशि में गया उससे संबंधित आपका कैरियर होगा। लेकिन ये उस युग की बात है, हजारों साल बीत चुके, पिछले 10 साल में भी कम से कम 1000 नए कैरियर पैदा हो गए। हमें इस पर्सपेक्टिव में देखना होगा।
आज से पीछे 40 साल 50 साल पीछे चला जाऊं, कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। हमने शायद 88 89 में पहली बार देखा था कंप्यूटर होता क्या है। तो करियर की तो बात ही नहीं है उस जमाने में। तो फिर इसका मतलब थोड़ी है राहु कुंडली में होता नहीं था, बिल्कुल होता था जी। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारे सिग्निफिकेशन नए नए करियर में जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसमें ज्योतिष ग्रंथ में लिखे हैं उसे भूल नहीं सकते हम। उसी को आधार बना के हमें ग्रहों को थोड़ा सा उनके सिग्निफिकेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10th हाउस, 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड का नक्षत्र और 10th लॉर्ड की दशमांश कुंडली में हम स्थिति देखते हैं, वो आपको कैरियर के बारे में बताएगा। तो ये 4 पॉइंटर्स आप अपनी डायरी में नोट कीजिए। और सर मैं इन्हें प्लैनेट्स के थ्रू थोड़ा समझना चाहूँगी, अगर हम डिफरेंट प्लैनेट से इस 10th हाउस के एस्पेक्ट में बात करें। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के राजा सूर्य की बात करते हैं। यदि 10th लॉर्ड सूर्य है या 10th हाउस में सूर्य है तो क्योंकि किंग है वो छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो ही इज ए एडमिनिस्ट्रेटर, इज ए किंग, कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन चाहिए इसे। गवर्नमेंट से रिलेशन जरूर आएगा उसका, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य का। अगर हम बात मून की करते हैं, अगर ये अनएफ्लिक्टेड मून है तो फूड रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। फूड से मैं कहूँ डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है व्यक्ति। अगर एफ्लिक्टेड होगा मून, सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, मार्स का आ गया, 8th हाउस रिलेशन आ गया, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका संबंध हमेशा मून से आता है। केमिकल्स होते हैं या ओवरसीज से रिलेशन आता है मून का। मार्स इज कमांडर इन चीफ, ऑलवेज वियरिंग ए यूनिफॉर्म। तो 10th हाउस से संबंध यदि मंगल का आता है तो अमूमन ज़्यादातर लोग कोई भी ऐसे करियर में जाते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, लाइक पुलिस है, मिलिट्री है। अब अगर हम मिलिट्री में आर्मी, नेवी या हम एक तरह से अलग अलग उसको वो करें, तो नेवी की बात करते हैं तो वाटरी साइंस का आना जरूरी है। आर्मी अर्दी साइंस होते हैं। और थर्ड वन इज दैट इज स्पेस, इसमें हमारे कहीं ना कहीं अगेन एरी साइंस वगैरह आ जाते हैं हमारे। और वीनस का रोल आता है, इट्स एयरक्राफ्ट, तो वीनस 12th हाउस का सब बता जाता है। अब जरूरी नहीं है सभी आर्मी में जाएं, आईपीएस बने, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्स। अगर किसी का मंगल 10th हाउस में बैठा है, एफ्लिक्टेड है, कुछ और है, कोई बहुत छोटे घर से संबंधित है, कोई बहुत स्लम में रहता है, कुछ करता है, उसका है, तो ही में भी कम लाइक सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा बेचारा। ज़रूरी नहीं है कि वो आर्मी में जाए या पुलिस ज्वाइन करे या बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। ये भी अथॉरिटी है अपने आप में। मंगल पसंद नहीं करता है अपने आप को उससे बदतमीजी कर दे वर्क प्लेस पे, कुछ भी है, एडमेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मरकरी से। मरकरी का संबंध पहले अकाउंटेंसी से आता था, समय बदलता गया। ही इज़ ऑल्सो कारक फॉर सिग्निफिकेटर फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन में क्या हुआ, पहले हुआ करता था सेल्समैन वगैरह होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आजकल क्या हो गया है, कम्युनिकेशन ही आपका मोबाइल जो है, इट्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो थ्रू मोबाइल्स वगैरह जो ये इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं, लाइक कॉलिंग सेंटर्स एटसेट्रा वगैरह जो होते हैं, इट्स आल्सो मरकरी। मरकरी को अगर हम आगे देखते हैं तो ट्रेडिंग का भी ये सिग्निफिकेटर होता है। कनेक्शन वही, मरकरी एक जगह सामान लिया, दूसरी जगह मरकरी ने भेज दिया, सब मरकरी के होते हैं, ट्रेड होते हैं। उसके बाद हम आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर को ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। जुपिटर इज टीचर, इज ए गाइड, वेरी गुड गाइड, बिकॉज फ्रॉम 10th हाउस 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, वाणी स्थान को, यानी प्रीचिंग भी कर रहा है, बैंकर हो सकता है, साथ ही साथ ये गोल्ड से रिलेटेड कुछ अपना वो काम कर सकता है। जुपिटर अगर है ये, जुपिटर कोई भी एक धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। इस तरह के सारे काम जो जुपिटर देता है आपको। जुपिटर का कनेक्शन 6, क्योंकि बैठ के 2nd को देखता है, साथ ही साथ 6th हाउस को भी देखता है, तो ही कैन बी ए वेरी गुड लीगल एडवाइजर आल्सो। देन वी कम टू सैटर्न। सैटर्न को क्योंकि थोड़ा सा
निम्न श्रेणी में हम रखते हैं तो ही मे बी ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अपनी जहाँ काम करता है जिस उसमें बहुत ज़्यादा मासिस होती हैं वहाँ उनका लीडर बन जाता है। ये हमेशा लीड करना चाहता है। यहाँ बैठ के चौथे घर को देख रहा है। पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है इन लोगों का। हार्ड वर्क करने वाले होते हैं 10th हाउस में काम, जिनका सैटर्न से कनेक्शन आता है। देन वी कम टू वीनस। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, ग्लैमरस थिंग्स एटसेट्रा। सो कोई भी ऐसी ग्लैमरस चीज़ें जो होती हैं, अगर एलोन वीनस है तो ग्लैमरस चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये आपका ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह है, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है, या कोई भी इस तरह का जो ग्लैमरस चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आ गया, कहीं इसका मार्स के साइन से रिलेशन आ गया तो हो सकता है ये शैंडलियर्स वगैरह या ब्यूटीफुल लाइट्स वगैरह का काम करे, यानी कहीं भी ब्यूटी का जो सिग्निफिकेशन उससे आता है। फिर हम आते हैं राहु पे आते हैं। राहु और केतु, शैडो राहु इज ए शैडो प्लैनेट्स। यस। राहु अपने आप में दिमाग लिए हुए है, सर तो है इसका, सोचता है, पर पॉजिटिव सोचेगा या नेगेटिव सोचेगा ये डिसाइड करता है कि साइन में है और कौन देखता है। ओके। ये बड़ा एक मैलेफिक प्लैनेट है तो अपने वर्क प्लेस पर बड़ा क्रूर एक लीडर वो कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर बन गया बहुत ही क्रूर होगा। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड राहु का काम होता है। मल्टीमीडिया राहु देता है। ये सारे इसके राहु के ट्रेड्स होते हैं। सर ऐसा कहते हैं ना कि राहु केतु दूसरे ग्रह की ट्रेड्स को ले लेते हैं। उनके साथ साथ अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस भी होते हैं इसके राहु केतु के। ये स्पेस से संबंधित भी है। राहु आल्सो इफेक्ट्स इन्वायरमेंट। समटाइम्स इफ राहु मून टुगेदर इन द 5th हाउस, पढ़ाई के टाइम में आ जाए, मून की लॉर्डशिप अच्छी हो, इट आल्सो मेक समवन इन्वायरमेंटल इंजीनियर। बड़ा अजीब सा है, बट ये देता है। राहु सबसे पहले फल देता है जिस राशि में बैठा है, लेकिन साथ ही साथ इसके अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस भी होते हैं, उन्हें छोड़ेगा तो नहीं। उनका थोड़ा सा इसमें एक तरह से ब्लेंडिंग हो जाती है दोनों की। जुपिटर, मान लीजिए आप जुपिटर के साइन में आ गया, ये ना बैंकर है ये जुपिटर, तो वहाँ पे चीट करेगा पाइसेस में बैठ के, क्योंकि इसकी ये एक इनहेरिटेंट नेचर है इसकी। इज ए डीमन, कंफ्यूज करने वाला है। बैंक में जॉब करेगा तो वहाँ हो सकता है ये कैलकुलेशंस को ठीक से ना कर पाए, क्योंकि इल्यूजन कन्फ्यूजन इसने ही देना है आपको। अब अगर हम बात करते हैं केतु की, इससे सूक्ष्म यंत्र कहते हैं हम इसे। माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से भी डील करने वाला होता है। उसके बाद डिपेंड करता है किस प्लेनेट की राशि में है, उसके भी सिग्निफिकेशंस को ले लेता है। बट बड़ा शांत भाव से ये काम करने वाला होता है 10th हाउस का केतु। सर नाउ दैट वी डिस्कस द प्लैनेट्स, 10th हाउस में से कौन कौन से योग या राजयोग बनेंगे जो कि एक बहुत अच्छा करियर, बहुत पावरफुल करियर प्रोफेशन एक व्यक्ति का दिखाएंगे? देखिए, हम किसी भी राजयोग धनयोग की बात करें, आप ज्योतिष बहुत अच्छे समझती हैं तो आपको भी मालूम है इन धनयोग राजयोग से पहले दशा सीक्वेंस को देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में कितने भी अच्छे धनयोग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, लेकिन करियर के टाइम पर अगर उनकी दशा ना आई तो राजयोग और ये धनयोग सारे धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना सर कि दशाएं वो टाइम पीरियड है जब वो प्लैनेट अपना प्रॉमिस पूरा करना है। बिल्कुल, जब भी दशा बदलती है तो दिशा बदल जाती है आदमी के जीवन की। तो यदि राइट टाइम पर वो दशाएं आ रही हैं तो करियर उसका राइज करेगा। यदि 10th लॉर्ड का रिलेशन 9th हाउस के साथ आ गया तो राजयोग बनता है, यानी पिता के थ्रू और थ्रू लक वो करियर में ऊंचा चढ़ता है। 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड टुगेदर एक बहुत पावरफुल धनयोग बनाता है। साथ साथ एक बात और बताऊं मैं आपको, इसके साथ हम राजयोग या धनयोग की जो मैं बात करूंगा आगे, इन्हें नवांश में भी देखना चाहिए। नवांश कुंडली में अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो स्ट्रांग हो जाते हैं, नवांश कुंडली में अगर नहीं है तो इनके आपको पूरे फल नहीं मिलते। हाँ जी, 10th लॉर्ड 2nd लॉर्ड टुगेदर हों धनयोग बनाते हैं। 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड टुगेदर धनयोग बनाते हैं। इनके साथ ही साथ 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक बहुत ही पोटेंट स्ट्रॉन्ग धनयोग बनाता है। 5th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड
बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग धन योग बनाता है ये। तो यदि करियर के टाइम पे आपकी इन ग्रहों से संबंधित दशाएं आ गईं, सैटर्न, राहु केतु का ट्रांजिट भी ठीक है कुंडली में, अच्छा है। जुपिटर सैटर्न 10th हाउस पे डबल ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी सैटर्न 10th हाउस को देख रहा है, साथ ही साथ जुपिटर भी देख रहा है, तो कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सक्षम होती हैं ये। उसके बाद हम D10 पर आते हैं जी। जो यहाँ पे आपको धनयोग बने हुए दिखाई दिए। प्लैनेट्स को आपने देखा, मान लीजिए सेकंड लॉर्ड की दशा है, 10th लॉर्ड के साथ बैठा है। अब उस सेकंड लॉर्ड को हम दशमांश कुंडली में देखेंगे। यदि वो अच्छी स्थिति में बैठा है, अपनी राशि में है, मित्र राशि में बैठा है, किसी अच्छे घर में बैठा है, 10th लॉर्ड से संबंध बना रहा है, तो अच्छे फल देगा। नहीं तो वो धन योग जो वहाँ दिखाई दे रहा था वो फ्रैक्टिफाई नहीं हो पाएगा दशमांश कुंडली की वजह से, क्योंकि करियर के फल वहाँ प्रॉमिस है, फलीभूत उसके रिजल्ट दशमांश कुंडली में हो रही हैं। तो D10 इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आपका D1 कितना ही अच्छा हो करियर के भाव में, हमें D10 वेरीफाई करेगा, वो स्ट्रेंथ D10 देगा। वहां पे आपको उसका सुख दिखा रहा है, जो कैरियर वो जो दिखाई दे रहा है अगर कुंडली में, क्या उसका आपका सुख भोग पाएंगे या नहीं भोग पाएंगे, वो आपको दशमांश कुंडली बनाएगा। सर मान लीजिए कि हम D1 में 10th लॉर्ड को पकड़ लेते हैं और D10 में अब हम उसे लेकर जाते हैं, तो मैं D10 में समझना चाहूंगी, और D10 के लग्न का भी कुछ रोल होगा ना, इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी है D10। बिल्कुल, वो आपका लगन आपको ये बताता है। शुभ ग्रह का लगन है तो करियर का एक स्मूथनेस दिखाता है, अशुभ ग्रह का लगन है तो थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल दिखाता है ये लगन का। जी। और सर कितने समय में चेंज होता है D10 चार्ट? जैसे हर चार्ट कुछ मिनट्स के अंदर चेंज होता है। D10 का लगन 3 डिग्री का होता है। यदि आपका लगन कुंडली का लगन ऑड है तो वहीं से हम काउंट करना शुरू करते हैं कितने डिग्री ये अवे मूव किया, तो लगन की राशि से उतना आगे ही लगन दशमांश कुंडली का आपका बन जाएगा। यदि आपका लगन कुंडली का इवन राशि का है तो वहाँ से 9वें घर पे उंगली रखें अपनी और देखें कितने डिग्री का लगन है, उतने ही 3-3 डिग्री के उसमें आगे चलते जाएं, यानी हर 3 डिग्री पे दशमांश का लगन बदल जाता है। 3 डिग्री पे 2 घंटे के आसपास हम अमूमन मान के चलते हैं 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो मोटे मोटे तौर पे 1.5 मिनट में 1 डिग्री चल रहा है वो, तो मान के चलिए लगभग 4-5 डिग्री मिनट के अंतराल में ही आपका दशमांश बदल जाएगा। सर D10 को और कैसे लेंस से समझ सकते हैं, और डिटेल में कैसे समझा जाए D10 को? D10 के 7th लॉर्ड या 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह सूक्ष्म राजयोग ग्रह कारक बनते हैं। सूक्ष्म राजयोग ग्रह कारक। यदि दशमांश कुंडली के 7वें घर में प्लैनेट बैठे ग्रह की दशा हो या दशमांश कुंडली के 7th लॉर्ड की दशा हो तो करियर में वो अच्छा फल देते हैं। इसे हम D1 से नहीं देखते, D1 कुंडली से कोई संबंध नहीं देखते इसकी। अब हमने देखा, मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड शनि है, मेष लगन की कुंडली है, 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, दशा आ गई, आपने कहा ये तो मजे आ गए, 10th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड भी है, गेंस का भी है। एक छोटी चीज बताता हूं, क्योंकि 11th लॉर्ड है, 6 से 6th है ये, तो हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ना हो ये, बट करियर के लिए अच्छा है क्योंकि 10th हाउस में बैठा है। अब हम दशमांश कुंडली में गए, कहीं यह शनि अष्टम में बैठ गया या नीच का हो गया तो आपको करियर में जो दिखाई दे रहा था फल बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो लगन के 10th हाउस 10th लॉर्ड के प्लैनेट को दशमांश कुंडली में उसकी प्रेजेंट प्लैनेट की पोजीशन और किस राशि में बैठा है यह देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए अधिकांश कुंडलियाँ या अधिकांश जो आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं गलत हो जाती है। लोग सिर्फ लगन कुंडली को पकड़कर ही प्रेडिक्शन कर देते हैं कि मेरा तो शनि उच्च का बैठा है लगन कुंडली में और इसकी दशा आ गई, लेकिन अगर वही नीच हो गया दशमांश में तो आप बिल्कुल भूल जाएं, आपको शुभ फल देगा।
वो Very बहुत important. कष्ट देगा, स्ट्रगल देगा, आपको बहुत मेहनत करवाएगा। सर इसी से मैं नक्षत्रों का रोल भी जानना चाहूंगी। आपने कहा कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसका नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका करियर डिसाइड करने में। इस पर मैं थोड़ा बात करना मान लीजिए जुपिटर आपका 10th लॉर्ड है, या मैं कहता हूं 10th लॉर्ड आपका सूर्य है, 10 डिग्री का बैठा है, तो आपने 10th हाउस में 10th को इसको देखा सूर्य को, और ये मान के चला मैं तो कोई डिप्लोमेट बन जाऊंगा, एरिस्टोक्रेट बन जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा। पर 10 डिग्री का अगर है लियो में तो मघा नक्षत्र में है, इसका लॉर्ड केतु होता है। अब आपको केतु को भी ढूंढना पड़ेगा कुंडली में कहाँ बैठा है, और D1 में भी और D10 में भी। बिल्कुल, क्योंकि उसका ब्लेंड आ गया। अब थोड़ा सा आप में सीरियसनेस आ गई, केतु के आने से थोड़ी सीरियसनेस आ गई। साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर सूक्ष्म का हो सकता है आपका पहले कभी पाला ना पड़ता रहो, लेकिन अब आपको कहीं कंप्यूटर, क्योंकि अब तो खैर कंप्यूटर का ज़माना है, या कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जो आपको अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि सन नहीं बताएगा आपको। 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र रहेगा। यही सूर्य अब 13 डिग्री से आगे बढ़ के है, मान लीजिए 16, 17, 18 डिग्री का है, या मैं कहूँ 16 डिग्री, या ये आपका 26 डिग्री 40 मिनट का है सूर्य, तो शुक्र के नक्षत्र में आ गया। तो आपके वर्क प्लेस पे ये अथॉरिटी वगैरह के साथ म्यूनिशन क्वालिटीज़ आ गई, यानी आपको वहाँ पर वर्क प्लेस पर कुछ थोड़ा सा एक लग्जरियस वो भी मिल गया, आपका एटमॉस्फेयर वगैरह, या आपका जो काम होगा वो इस चीज़ों से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से नक्षत्रों का भी रोल इसमें आता है। तो डिग्री का देखना बहुत ज़रूरी होता है। 10th हाउस में बैठा प्लैनेट या 10th लॉर्ड आपका किस डिग्री पे बैठा है, वो नक्षत्र से पता लगता है। सर सिंस हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, अगर हम सभी प्लैनेट्स के नक्षत्रों को मैं समझूं, मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड सन के नक्षत्र में बैठा है, जो सन के 3 नक्षत्र हैं उनमें से किसी एक में बैठा है, तो फिर उसका करियर क्या डायरेक्शन लेगा? देख लीजिए, मान लीजिए 10th लॉर्ड जुपिटर है, हाँ, सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, उसके वो बड़ा ही एक जुपिटर जब होगा 10th लॉर्ड होगा तो बड़ा ही एक मतलब पॉजिटिव उसका होगा, पॉजिटिव थॉट्स का होगा। वो एक तरह से उसकी जो टेंडेंसी होगी किसी को भी समझाने की उसमें होगी, जैसे मैंने बताया वेरी गुड एडवाइज़र, कंसल्टेंट वगैरह होगा, बड़े प्यार से समझाएगा। 2nd हाउस को देख रहा है, समझाना चाह रहा है, लेकिन अगर वो सूर्य के नक्षत्र में आ गया तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाता है वो, कि मैं बता रहा हूँ मेरी बात नहीं समझ पा रहा ये आदमी, तो ऐसे आके हो गया। ऐसे ही 10th लॉर्ड मून के नक्षत्र में आ गया। अब मून इज ए वाटरी साइन, ही कैन नॉट सिट एट वन प्लेस। उसे एक सीट अलॉट किया, आपको यहाँ बैठ के करना है, वो वैसे ही करना चाह रहा है, लेकिन हो गया क्या, थोड़ी बहुत देर में उसे उठ के आदत है, वो मूवमेंट करेगा, दरवाजा खोल के अपने ऑफिस का बाहर देखेगा, इधर उधर देखेगा, ये कुछ भी करेगा। बाकी लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि बाहर ये बॉस बाहर क्या करने आए हैं हमारे, इनका तो अंदर काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, कुछ भी है। मार्स आ गया तो बिना बात अपनी कमांड वहाँ पे लोगों पे वो एक तरह से अपनी धौंस जमाने की कोशिश करेगा, एक सबको ओबे करने की कोशिश करेगा, सबको दादागिरी से दिखाएगा वहाँ पे सबको, कि वो एहसास कराता है फिर वो, मैं बॉस हूँ, डोंट फॉरगेट दैट आई एम ए बॉस, मुझसे मत टकराना। केतु के नक्षत्र में आ गया, बड़ा सीरियस हो के, बड़ा ये मतलब विदाउट एनी इम्प्रेशन ऑन द फेस, चुपचाप बैठ के काम में ही डूबा रहेगा, चुपचाप काम करता रहेगा। बुध के नक्षत्र में आ गया तो थोड़ा सा लोगों से कम्युनिकेट बात करना पसंद करेगा, हर फाइल वगैरह को कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपने बिजनेस में भी है, तो हर थोड़ी देर में पेन को बुलाएगा, इसे बुला के लाओ, उसे बुला के लाओ, ये कैसे किया है, वो कैसे किया है, यानी वो हर थोड़ी बहुत देर में कम्युनिकेशन करना चाहता है। और यही अगर राहु के नक्षत्र में हो 10th लॉर्ड तो कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं आदमी को। एक चीज़ लिखी हुई है वो बार बार पूछना चाहेगा, वो जानना चाहेगा, बुलाएगा, इसका मतलब क्या है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या वैसा नहीं हो सकता, उसे हमेशा किसी गाइड की जरूरत पड़ती है राहु के नक्षत्र में हो तो। और सर केतु हो तो मैंने जैसे पहले बताया, अभी बड़ा सीरियसली बैठ के वो अपने काम को सलीके से करता रहता है,
उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके आसपास क्या हो रहा है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, वो आसपास के इन्वायरमेंट से अपने चुपचाप अपने काम से काम मतलब रखता है, अगर केतु के नक्षत्र में आ गया। सर शनि के नक्षत्र में अगर 10th लॉर्ड आ जाए तो? शनि के नक्षत्र में हो गया तो वो कुछ इस तरह से हो गया, फॉर एग्जाम्पल समवन इज लाइक IAS है या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा है एंड इट्स इन द सैटर्न नक्षत्र। जैसे ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, उन्हें कई कई PNs वगैरह मिलते हैं काम करने के लिए, फाइल भी रखी है कहीं रूम में, वो PN को नहीं बुलाएगा, खुद ही उठ के अपना उसे उठा लाएगा। पानी पीना है उठ के खुद करेगा। जो छोटे मोटे काम भी होते हैं जिनके लिए उन्हें असाइन किए होते हैं PNs वगैरह, वो खुद ही करना शुरू कर देता है उन लोगों को, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। उसमें अंदर से इतना हो ही नहीं पाता कि अपनी एक कमांड को वो निकाल कर दिखा सके, हम्बल कर देता, हम्बल सा हो जाता है। लेकिन जब कहीं पे कोई बात आती है कि स्टाफ के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, तो बड़ा प्रोमिनेंटली एक वो लीडरशिप क्वालिटी को लेके आगे आता है उस समय। प्रोटेक्टिव। जी। शुक्र के नक्षत्र में? शुक्र के नक्षत्र में मैंने बताया पहले, बड़ा वो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर को लग्जरियस देखना पसंद करता है, उसे इंटरकॉम्पिटेबल पे चाहिए, उसे कोई डेकोरेटिव पीस भी चाहिए उस पर, और उसके काम का संबंध भी वीनस से आ जाता है। कोई भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसके फील्ड में जो कि उसके लिए नहीं है बना हुआ, लेकिन वो चाहता है उस काम को भी करे। सर अब हम डिफरेंट करियर्स को डिकोड करेंगे, हम कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस की बात करेंगे, बट उससे पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर मुझे बताया था, दशाओं का रोल। दशा, अंतरदशा, महादशा, इन्हें किस प्रकार डिकोड किया जाए कि मेरे उस राजयोग की सही दशा आ गई है जो मुझे करियर में वो राइट ग्रोथ देगी? देखिए, जब 4-5 साल का बच्चा होता है तो पढ़ाई उसकी शुरू होती है। उस समय से वहाँ से उसका 5th हाउस, 5th लॉर्ड से कनेक्शन यदि राजयोग कारक ग्रहों से होता है, यहाँ से उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, उसकी एजुकेशन ठीक रो में चलनी शुरू होती है। अगर एजुकेशन के टाइम पे उसे 5th हाउस, 5th लॉर्ड से कनेक्टेड ग्रहों की आ गई, चाहे कोई प्लैनेट 5th हाउस में बैठा है, योग कारक है, ट्राइन का लॉर्ड है, या 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है, उसकी दिशा आ गई। 11th हाउस में 5th लॉर्ड बैठ के देखता है, उसकी दशा आ गई। यहाँ से उसकी एक तरह से देखा जाए तो फाउंडेशन बननी शुरू हो जाती है। 10-12 साल दशा चली, उसके बाद नेक्स्ट अंतर महादशा जो आई, उसका भी कनेक्शन 5th हाउस से 9th हाउस से हो रहा है, तो स्टडीज अच्छी चलेंगी। यदि उसके बाद 10th हाउस 10th लॉर्ड, 11th हाउस 11th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड, 2nd हाउस 2nd लॉर्ड से कनेक्टेड प्लैनेट्स की दशाई जो कि कहीं ना कहीं 10th हाउस के साथ है, फॉर एग्जांपल 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, राजयोग बना रहा है, यहाँ से कैरियर बहुत अच्छा चमकेगा। 10th लॉर्ड का रिलेशन 11th हाउस लॉर्ड के साथ है, कैरियर में बूम आना शुरू होगा। 10th लॉर्ड 2nd लॉर्ड के साथ बैठ के अगेन धन योग बना रहा है, कैरियर में बूम आएगा। बात फिर वही आती है, दशमांश को ना भूलें, उसमें भी प्लेसमेंट इनकी अच्छी होनी जरूरी है। 10th हाउस में बैठे हों, 10th लॉर्ड को देखते हो, या दशमांश के 10th लॉर्ड इन्हें देखता हो, तब ही आपको अच्छे फल दे सकते हैं, नहीं तो आपको पूरे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मेक सेंस। सर इसी से अब हम डिफरेंट करियर्स को डिकोड करते हैं। सबसे आई थिंक जब मैं इंडिया की बात करती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर इज सिविल सर्विसेज। तो जब हम कोई ऐसे सर्विस के लिए अगर कोई चार्ट बना है, तो क्या उस चार्ट में 10th हाउस का कैसा पोजीशन होगी, क्या रोल होगा डिफरेंट प्लैनेट्स का? सबसे पहले इसमें रोल आता है 5th हाउस 6th हाउस का। 5th हाउस एजुकेशन का होता है, उसकी एजुकेशन अच्छी हुई हो, 6th लॉर्ड स्ट्रांग हो, इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं IAS वगैरह के लिए। 10th हाउस का रिलेशन सूर्य से आना चाहिए, 10th लॉर्ड सन से आस्पेक्टेड हो, या सन के साथ बैठा हो, या सन सूर्य 10th हाउस में ही बैठा हो। और 4th हाउस का संबंध मार्स से आना चाहिए, करेज देता है। 7th हाउस होता है आपका पब्लिक वगैरह होती है, आपका पब्लिक इमेज, वहाँ पे आप उसे कमांडिंग उससे संभाल सकें सिविल सर्विस में सबको।
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। सबसे बड़ा रोल इसमें सन का होता है। हाँ। 10th हाउस से कनेक्शन सन का होना बहुत जरूरी है, और 5th और 6th लॉर्ड का। गवर्नमेंट और अथॉरिटी रोल्स के लिए सन को बहुत बिकॉज ये importance IAS वगैरह के लिए उनसे संबंधित होता है कैरियर। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बिना सूर्य के रोल के तो आ ही नहीं सकता है। बुद्ध भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैथमेटिक्स है ये, तो इसके बिना आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी को भी। सैटर्न पॉलिटिक्स का कारक होता है। 4th हाउस से सैटर्न का कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होना जरूरी है, 6th हाउस से होना जरूरी है, तभी जाकर कोई सिविल सर्वेंट बन पाता है। अदरवाइज किसी भी सेकेंडरी पोस्ट पे आ जाता है, जैसे IFS वगैरह होता है या और कुछ होता है, इनमें से कहीं भी किसी उसमें कमी हो जाए। यही योग दशमांश कुंडली में होने बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी दशमांश में भी आपका सन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दिग्बली 10th हाउस से संबंध बना रहा है, 6th हाउस से संबंध बना रहा है, सो दैट कंपीट करके आप आगे निकल सकें। 4th हाउस से मंगल का संबंध आता है, तब जाकर कोई एक IAS बन पाता है। सर, अगर इसी से हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस की क्या प्लेसमेंट्स होंगी किसी कुंडली में जो कि एक बहुत अच्छा करियर डिफेंस में दिखाएंगी? देखिए, जब हम डिफेंस की बात करते हैं, एयर फोर्स भी हो सकती है, नेवी भी हो सकती है, मिलिट्री भी हो सकती है। अगर हम बात करें एयर फोर्स की, तो इसके लिए मंगल और शुक्र को देखते हैं हम। शुक्र को भी देखते हैं? यस। मंगल तो वी नो कि मंगल डिफेंस को देता है, बट शुक्र तो क्यों आया? एग्जैक्टली, दैट इज माय हु क्वेश्चन। इज द सिग्निफिकेटर ऑफ व्हीकल्स? वीनस। एयर फोर्स है, आपको फाइटर जेट्स उड़ाने हैं। और जब हाउसेस की बात करते हैं, 3rd हाउस मूवमेंट का है, पराक्रम चाहिए। 6th हाउस एनिमीज हैं, 10th हाउस करियर है, और साथ ही साथ 12th हाउस एयर। ये सभी स्ट्रांग होने जरूरी हैं, तब कोई आदमी एयर फोर्स के बारे में सोच सकता है। ऐसे ही मार्स वीनस अगेन शुड बी वेरी स्ट्रांग इन द दशमांश कुंडली। और जब आप करियर का आपका समय आया, तब आपके लिए मार्स या वीनस वगैरह की दशा आनी जरूरी है, जिनका कनेक्शन 10th हाउस 10th लॉर्ड से होना जरूरी है। नहीं तो कैरियर भटक जाएगा आपका, तब एयर फोर्स में नहीं जा। दो आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन तो हैं, पर दशा नहीं आई जी। तब आप एयर फोर्स में जा सकते हैं, नहीं तो एयर फोर्स में नहीं जा पाएंगे। नेवी की बात करते हैं, नेवी के लिए भी अगेन मार्स वीनस इसके साथ में मून जुड़ जाता है, और 3rd 6th 10th हाउस हो जाता है। इसमें 12th हाउस इन्वॉल्व नहीं होता है। मून आ गया क्योंकि वाटर है। मार्स मून वही, मार्स आपका यूनिफॉर्म वो है, वीनस व्हीकल है, और साथ ही साथ दशमांश कुंडली। इसमें भी आपके दशमांश कुंडली में वाटरी साइन भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप नेवी के लिए देख रहे हैं। मार्स का संबंध 10th हाउस से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, वीनस है। दशमांश में भी 3rd 6th और 10th हाउस को आप स्टडी कीजिए। अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें तो सीधा सीधा मंगल होता है, मार्स है, 10th हाउस से रिलेशन, और 6th हाउस से स्ट्रांग होना, या मार्स का भी 6th हाउस से संबंध आना जरूरी है, क्योंकि आपको सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। 6th हाउस हमारा लॉ एंड ऑर्डर का भी होता है। सर, इसी से अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं, मेडिकल फील्ड की बात अगर हम करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो उसके लिए सन, जुपिटर, केतु 10th हाउस, और एफ्लिक्टेड मून होता है डॉक्टर्स का। यस, जब मुझे पहली बार ये पता लगा कि एफ्लिक्टेड मून क्यों, तो आई वाज आल्सो क्वाइट शॉक्ड। तो what do you find out? आंसर मुझे ये मिला कि देखिए, अगर आप किसी की सर्जरी करने जा रहे हैं और अगर आपने खुद को इमोशनली अटैच कर लिया उस व्यक्ति से, तो आप नहीं कर पाएंगे, सर्जरी नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ 12th हाउस का रोल भी आएगा। एग्जैक्टली, हॉस्पिटल्स। यस। अब एफ्लिक्टेड और वीक मून में भी डिफरेंस होता है। मून वीक होता है पक्ष बल में, अष्टमी टू अष्टमी, और एफ्लिक्ट होता है मार्स या सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ जाए। यहाँ पे हमें एफ्लिक्टेड मून चाहिए। एफ्लिक्टेड मून चाहिए। मंगल का संबंध अगर इससे आ गया मून से, तो सर्जन बना देता है।
जी। लेकिन आपको इन सब करियर्स को देखने से पहले आपको फाउंडेशन एट बर्थ 5-6 साल की उम्र की आपको दशाएं देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि फाउंडेशन यहीं पे आपकी पड़ती है। स्टडीज़ की आपकी स्टडीज़ अच्छी होगी तभी आप इन करियर्स के बारे में सोच पाते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी फील्ड है इंजीनियरिंग की। आज से 40 साल पहले 3-4 इंजीनियरिंग होती थी। सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आर्किटेक्चर हुआ करता था। तो प्लैनेट्स हम लेते हैं, इसमें जुपिटर लेते हैं, मार्स लेते हैं, सैटर्न लेते हैं। मार्स इज इलेक्ट्रिक, सैटर्न, जुपिटर, मार्स मेक्स वन सिविल इंजीनियर। इफ वी इंक्लूड वीनस, वन में बिकम आर्किटेक्चर। इसका कुछ पार्ट आपका दशमांश में जरूर होना चाहिए, तभी आप कह पाएंगे यस ही विल बी सक्सेसफुल इन द करियर। इंजीनियरिंग कर लिया किसी ने, अब इंजीनियरिंग किया, नाउ ही विल गो इन द जॉब और ही विल डू हिज ऑन बिजनेस। 6th हाउस को देख लें आप सीधा सीधा। 6th हाउस इज हाउस ऑफ सर्विस। अब आजकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गई, डेटा साइंस आ गई। राहु का रोल आना शुरू हो गया यहाँ से। जी। राहु, वीनस, सैटर्न मेक्स कंप्यूटर साइंस। इसमें अगर वीनस ऐड हो गया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बना देता है। केतु आ गया, ये एआई जो चल रहा है इसका रोल आ गया। केतु एआई देगा, राहु नहीं होना चाहिए। केतु इनोवेशन है। एआई इज ए इनोवेटिव। राहु एक कंप्यूटर है बस। उसकी डिफरेंट फील्ड्स के लिए आपको उसमें प्लैनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, अगर वीनस ऐड हो गया तो उसने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे दिया। यही राहु वीनस अगर 3rd हाउस में आपके बैठे हैं, ये वो बच्चा बन जाएगा जो गलियों में मोबाइल हाथ में लेके और रील्स वगैरह बना रहा होता है ना, तो वो 3rd हाउस में सोशल मीडिया भी होता है हमारा। जी सर, अगर इसी से मैं आर्ट की बात करूं या किसी को राइटिंग या ऑथर बनना है, उसके लिए क्या होगा? ऑथर वगैरह के लिए 3rd और 5th हाउस का रोल आता है। 5th हाउस, ओके। 3rd एंड 5th हाउस। मरकरी का रोल आना चाहिए साथ साथ। अर्दी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें राइटिंग के लिए। 3rd हाउस होता है शॉर्ट राइटिंग, 5th हाउस होता है ऑथरशिप। तो 3rd हाउस और 5th हाउस का रिलेशन विद मरकरी मेक्स वन ऑथर। ओके। और सर, अगर 10th हाउस का क्या रोल होगा यहाँ पे? करियर नहीं है, इट्स नॉट ए, इट्स अ टैलेंट। या इट्स अ टैलेंट, राइट। सो इट्स नॉट ए करियर। अगर मीडिया की बात करूं, मीडिया, सोशल मीडिया की बात करते हैं तो 3rd हाउस, 10th हाउस एंड राहु, ये सोशल मीडिया में एक्टिव बनाते हैं। साथ में वीनस का रोल आ जाता है। ये सोशल मीडिया में आपको लेके जाते हैं। इस मीडिया के लिए अगर बात करते हैं आप, जिसमें आप फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पॉडकास्ट वगैरह की बात करता हूँ मैं आपकी, न्यूज़, सेकंड हाउस, एनीथिंग वेयरएवर समवन इज प्रेजेंटिंग ऑन द स्क्रीन, तो 2nd हाउस का रोल आता है। सेकंड हाउस का रोल होता है, स्पीच होती है, ये आपका फेस भी है। मून एंड वीनस, सॉफ्टनेस, ब्यूटी, वीनस इज ग्लैमर, इन सब का रोल आता है। तो सक्सेसफुल होता है जब 10th हाउस से इनका रिलेशन आ जाए, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, तो अपना भी आदमी करता है ये खुद का। ओके, समथिंग ऑफ देयर ओन। 3rd हाउस एंटरटेनमेंट है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल मीडिया भी है, कम्युनिकेशन भी है। तो 3rd हाउस से रिलेशन आता है 10th हाउस के साथ इन प्लैनेट्स का। इंटरेस्टिंग सर, अगर इसी से हम 10th हाउस में कुछ युतियों को डिस्कस करें, कुछ बड़े प्लैनेट्स की जो बहुत शुभ माना जाता है, या मैं कुछ योग की बात करूं, जैसे हंसा योग हो गया, लक्ष्मी योग हो गया, गजकेसरी योग हो गया, अगर 10th हाउस में किसी के ये सब बन रहा है तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं, वो आपको करियर में किस प्रकार एक्सपेंशन देगा, ग्रोथ देगा। ऐसे कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म किए होंगे आपने कि आपको 10th हाउस में इतने अच्छे योग मिल रहे हैं, इतने अच्छे प्लैनेट्स की युति मिल रही है। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम गजकेसरी योग लेते हैं। गजकेसरी योग को बहुत ही मिसअंडरस्टैंड किया गया लोगों के द्वारा, बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया। क्यों? जुपिटर मून को देखा, मून से जुपिटर को केंद्र में देखा, एकदम से बोला गजकेसरी योग है।
राजयोग है तो राज सब कुछ देगा, नेम फेम देगा, जुपिटर है फेमस कराएगा, सब कुछ कराएगा। आप ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली चंद्रमा की और जुपिटर की कोई ना कोई लॉर्डशिप भी होगी। अगर तो लॉर्डशिप इनकी अच्छी है तो आपको अच्छे फल देने में सक्षम है, नहीं तो बिल्कुल एक बेकार का गज केसरी योग होगा, वो आपको जीवन में कुछ भी नहीं देगा। ज़रूरी है ट्राइन केंद्र के लॉर्ड हों। अगर जुपिटर केंद्र का लॉर्ड हो गया तो उसके साथ एक परेशानी ये हो जाती है, केंद्रापति दोष, उसकी शुभता में कमी आ गई थोड़ी सी। यस। तो योग को देखने से पहले आप कभी भी ना भूलें उसकी लॉर्डशिप देखना। सिक्स्थ लॉर्ड मून हो गया तो उसका दिमाग हमेशा नेगेटिविटी में उलझा रहता है। कहीं नेम फेम भी उसे मिलने लगा है, कोई ऑनर करने लगा है तो पहले सोचेगा यार ये क्यों कर रहा है मेरे से, इसे क्या मुझसे चाहिए। वो भूल जाएगा कि मतलब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं भाई तेरा, यानी उसकी मेंटेलिटी एक ऐसी हो जाएगी, वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स में उलझा रहेगा। है तो गज केसरी जी। हंसा योग की बात करते हैं हम, वही केंद्र में जुपिटर चाहिए हमें। जब इसकी दशा आएगी, या आप कोई भी योग दशा तभी देता है जब उनकी दशाएं आती हैं, अदरवाइज वो बैठे हुए एक स्टिल मूर्तियां होती हैं कुंडलियों में। दशा आई तो फल दिया, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हंसा योग कैसे बनता है? जब जुपिटर केंद्र में हो। ओके। या 10th हाउस में हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है एक तरह से। ओके। और इसके अलावा और कौन से बहुत अच्छे योग होते हैं सर जो 10th हाउस में बन के बहुत कुछ देंगे? नहीं, 10th हाउस में एनी बेनिफिक सेटिंग इन द 10th हाउस तो एक अम्ला योग बनता है। अम्ला योग, कोई शुभ ग्रह बैठा हो और कोई क्रूर की दृष्टि ना हो, ये अनएफ्लिक्टेड होना चाहिए। जैसे कहते हैं जुपिटर इन 10th हाउस अनएफ्लिक्टेड, नेम फेम तो बहुत देता है और करियर में डिस्टर्बेंस बहुत देता है। आदमी अपने आप वो कर नहीं पाता है, यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता। और जब कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप इस युग में नहीं कर पाएंगे चीज़ों के साथ तो परेशानियां आएंगी। आपके बॉसेस आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। बॉस ने कहा ऐसा करके लाओ, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं, गलत है ये तो, कहेगा चलो दूसरा कैंडिडेट लाओ। ये बहुत प्रॉब्लम आती है अगर 10th में स्ट्रॉन्ग जुपिटर बैठा हो। ओके सर, अगर लक्ष्मी योग बन रहा है किसी के 10th हाउस में? लक्ष्मी योग तो कोई नहीं, अष्टलक्ष्मी योग होता है। अष्टलक्ष्मी? यस। कैसे बनता है अष्टलक्ष्मी? अष्टलक्ष्मी योग बनता है जब चंद्रमा से राहु 6th या 8th लॉर्ड में बैठा हो और उसे जुपिटर देखे, उसे हम अष्टलक्ष्मी योग कहते हैं। और ये धन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। और गुरुदेव रावसर कहा करते थे कि ऐसे व्यक्ति को मैंने कभी जीवन में दरिद्र होते नहीं देखा जिसकी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग होता है। जैसे चंद्रमा और मंगल इकट्ठा बैठा है, हम इसे चंद्र मंगल योग कहते हैं। 10th हाउस में अगर हो, 10th हाउस कहीं भी हो, किसी भी केंद्र में, किसी भी कहीं बैठा हो, किसी भी हाउस में। हाँ, अब शास्त्रों में यह लिखा है व्यक्ति शराब का व्यापारी होता है। ये उस युग की बात है, बड़ा बुरा माना जाता था कि कितना खराब आदमी है ये, शराब बेच के धन कमाता है ना। आज के समय में आपका सामने जीता जाता एग्जाम्पल एक तो हो गया विजय माल्या, अरबों की संपत्ति है इसकी। आज के टाइम में से आप ऐसे इंटरप्रेट करें, हो सकता है कहीं किसी कानून को तोड़ के वो धन कमाता हो, कुछ थोड़ा सा उसके उसमें धन कमाने के उसमें कहीं कुछ ऐसी चूक होती हो, गवर्नमेंट से कुछ छुपाता हो वो, पर होता धन योग है ये। और ये इंटेंस वेल्थ आपको देगा? इंटेंस वेल्थ देता है, बिल्कुल देता ही है। सर, अगर मैं कुछ प्रॉब्लमेटिक युतिस की बात करूं, जैसे मार्स वीनस को वैसे तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली युति माना जाता है, लेकिन अपने आप में दोनों बहुत कुछ आपको देने के काबिल होते हैं। अगर यही मार्स वीनस 10th हाउस में किसी का है तो देखिए, आपने कहा कि मार्स वीनस को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बनाया जाता है, स्पेशली लव अफेयर्स में और रिलेशनशिप के लिए। ऐसा नहीं है, देखिए मंगल और शुक्र की युति ही योगी भी बनाती है और भोगी भी बनाती है। यही योगी भी बना रही है। यहाँ पर शुक्र आपका द प्लैनेट ऑफ लस्ट, मंगल द प्लैनेट ऑफ एग्रेशन, शुक्र को यहाँ पर एफ्लिक्ट कर रहा है, उसकी वो सब काम भावनाएं खत्म कर रहा है। तो वन में बिकम योगी आल्सो इन द कंडीशन ऑफ मार्स वीनस। योगी बनाता है, भोगी बनाता है, साथ ही साथ इंजीनियर भी बनाता है,
10th हाउस में है तो व्हीकल से रिलेटेड कुछ आपको करियर में ले आता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आर्किटेक्चर वगैरह से संबंधित कुछ। मार्स इज ए कारक ऑफ लैंड प्रॉपर्टी एंड वीनस इज ब्यूटिफिकेशन। बिल्डिंग बनाए जाओ, उसमें ब्यूटिफिकेशन का काम इंटीरियर भी करते जाओ साथ साथ। एक मिसकंसेप्शन है कि मंगल और शुक्र जब मिले तो वो थोड़ा सा मैरिटल अफेयर्स वगैरह को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देते हैं। सर अगर किसी का राहु वीनस 10th में हो तो? राहु वीनस 10th में है, वीनस तो लग्जरी है, कलयुग की लग्जरी सारी राहु है। वो ज्यादातर ऐसा व्यक्ति भोग विलास से संबंधित चीजों में उलझा रहता है। करियर के साथ साथ थोड़ा सा उसके मन का जो भटकाव, जो आपने मार्स वीनस की बात करी, उसमें भी उसका थोड़ा रुझान रहता है वर्क प्लेस पे। जबकि शुक्राचार्य है, दैत्यों के गुरु हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा वो भटक जाता है क्योंकि राहु कंफ्यूजन का भी कारक है, इल्यूजन है, कंफ्यूजन है। सर अगर यहीं पर गुरु चंडाल योग बन रहा हो, जुपिटर और राहु साथ में बैठे हों तो सिर्फ राहु और गुरु यदि इकट्ठे बैठे हैं तो वह तो कंप्लीट गुरु चंडाल योग होता ही नहीं है। अच्छा। गुरुदेव राव सर ने बहुत रिसर्चेस की, तब उन्होंने बताया क्योंकि गुरु के एफ्लिक्ट होने से उसे गुरु चंडाल योग का नाम दिया। इसके लिए एक दो कंडीशन और हैं। 9th हाउस 9th लॉर्ड का एफ्लिक्ट होना जरूरी है। धर्म भ्रष्ट पथ भ्रष्ट तभी होगा वो। और ऐसे ही नवांश में भी 9th हाउस का एफ्लिक्ट होना जरूरी है, देन इट्स अ कंप्लीट गुरु चंडाल योग। 10th हाउस में बन रहा है तो कोई वो ऐसी परंपरा से हटके कुछ इनोवेटिव काम वगैरह करता है, शायद इनिशियली सोसाइटी में उसे ब्लेम किया जाए या बुरी नजरों से देखा जाए, पर वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करता है जो आने वाले समय में बहुत काम आता है। इस तरह का कुछ काम करता है। इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। 10th हाउस में कैरियर के भाव में बैठा है, वो अपने बॉसेस को भी डिच करने से मानता नहीं है, उन्हें डिच करता है, कैरियर के भाव में बैठा है। और ऐसे कुछ जुगाड़ बिड़ा लेता है कि बॉस को धोखा देके, बॉस के साथ कुछ गलत करके खुद उस पोस्ट पे पहुंचने की कुव्वत रखता है। ऐसा होता है जुपिटर? जी नहीं, गुरु चंडाल योग की बात कर रहा हूं मैं। ओके। कॉन्स्पिरेसी एट वर्क प्लेस विद एनीबडी, जिसने जो उसे इस मुकाम तक लाया उसे भी धोखा दे देता है वो, पर इनोवेटिव वर्क्स भी करता है। तो सर आज के इस डिस्कशन में हमने बहुत से मेजर पॉइंटर्स को डिस्कस किया, बट एनीथिंग दैट आई मिस्ड जो आपको लगता है हमें करियर को डिकोड करने के लिए, प्रोफेशन को डिकोड करने के लिए डेफिनेटली उसे मिस आउट नहीं करना चाहिए? मैं फिर बताता हूँ आपको। जब आपका करियर का समय आ रहा है तब आपको सबसे पहले दशा देखनी होती है। कहीं ना कहीं आपकी दशा का संबंध यदि दशम भाव से या 10th लॉर्ड से आ रहा है तो आप इस चीज़ पे विश्वास रखें, करियर आपका स्मूथ चलने का समय आ गया है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो जो भी आपको रेमेडी, जिस भगवान को है जो भी आप मानते हैं, उनकी उपासना तभी से शुरू कर दें, सो दैट कि आपको जो मैलेफिक इफेक्ट्स मिलने वाले हैं उनमें कुछ थोड़ी सी कमी आ जाए। Makes sense. Definitely sir, and I think this particular podcast will help everyone जो कि कहीं ना कहीं अपने करियर में confused हैं, और आज के इस डिस्कशन से, आज की इस मास्टर क्लास से आप अपने चार्ट से उसे मैच करके डिकोड कीजिए। So I'm so grateful that you joined us today. Thank you so much for your deep insights. So you let me know in the comment section आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में आप और ऐसी कौन सी मास्टर क्लासेस चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी क्या क्वेरीज हैं आज के इस डिस्कशन से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।